हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे भू आकृतियाँ तथा उनका विकास कैसे होता है। तो हम धरातलीय भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे विकास होता है, कैसे जो बायोजेनिक बल होते हैं कैसे इसके निर्माण में सहायक है, कैसे इनकी संरचना को, आकार को, आकृति को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल का निर्माण, पृथ्वी के धरातल का जो निर्माण करने वाले पदार्थ हैं, पदार्थों पे अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात जो भू आकृतिक कारक हैं, जैसे कि प्रवाहित जल हो गया, भूमिगत जल है, वायु, हिमनद तथा तरंग, सागरीय तरंगे, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो अपरदन है, ये धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का ही परिणाम है, यानी अपरदन के साथ साथ अपरदन के बाद ही हमें निक्षेपण देखने को मिलता है। और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है, यानी अपक्षय से भी अपरदन या निक्षेपण, तीनों से हमें धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि यह अध्याय जो है भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले जाने कि भू आकृति है क्या। साधारण शब्दों में हम कहें तो क्या हो सकता है कि छोटे से लेकर मध्यम आकार के जो भूखंड है उसे भू आकृति कहते हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर जितने भी छोटे, बड़े, मध्यम जो भी आकार, आकृतियां, स्थल रूप दिखाई देते हैं, वे सारे ही क्या हैं? भू आकृति हैं। देखिए, बहुत से संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार और पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ भी होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, उनकी आकृति व उनकी प्रकृति में बदलाव आता है। जैसे जो भू आकृति प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे व तेज गति के कारण होता है, यानी उनके आकार व आकृति में परिवर्तन, वही जो कारक हैं इनके द्वारा होता है। वो जलवायु संबंधी बदलाव और वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भी भू आकृतिक प्रक्रियाओं हम देखें तो गहनता से या स्वयं प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे कि भू आकृति रूपांतरित या परिवर्तित होती हैं। आगे हम देखते हैं कि विकास का यहाँ अर्थ ये है कि भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं से है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं, अपक्षय, अपरदन और परिवहन के द्वारा, निक्षेपण द्वारा। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास भी है। समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है, एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है और जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। इसको इस आकारों में, इस अवस्था में बांट के हम बहुत सारे आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने, भूगोलविदों ने अवस्था में बांट के भू आकृति कैसे निर्मित होती है वर्णन किया है। भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इसे असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसकी प्रभावशाली रूप में उपयोग किया जा सके। भू आकृति विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है, जिसमें इसके आकार, पदार्थों और प्रक्रियाओं जिनसे यह भूतल निर्मित है, इसका हम अध्ययन करते हैं। भूतल पर परिवर्तन जो है अनेक भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए जाते हैं। किए गए अपरदन से होता है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों व निचले स्थल रूपों को भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवन और तरंगे, ये प्रबल अपरदनकारी और निक्षेपणकारी कारक है। ये प्रमुख है पृथ्वी के धरातल पे। हर जगह कहीं न कहीं यही हमें या तो जल मिल सकता है, या तो भूमिगत जल हो सकता है, या तो हिमनद या पवने या सागरीय तरंगे ही मिलेंगे, जिनके साथ अपक्षय व बृहद क्षरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं। ये भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध बदलाव लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलेगा। स्थल रूपों का अनुक्रमिक सिक्वेंशियल विकास होता है। प्रत्येक भू आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनता है, और यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे, जिन्हें महसूस न किया जाए, कार्य करती हैं। बहुत धीरे धीरे ये कार्य करती हैं और उनके परिणाम द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है कि ये परिणाम क्या है, क्योंकि उनका
कारक जो प्रोसेस है वो हम नहीं देख पाते, इतने धीमे होती हैं कि ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप हैं और उनकी विशेषताएं होती हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें इनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा जिन्होंने इन्हें निर्मित किया है या भी वर्तमान में कर रहे हैं। चूंकि जो भू आकृतिक कारक अपरदन व निक्षेपण में सक्षम है, अतः अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं जो चट्टानों की संरचना, प्रक्रम यथा मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता तथा अपारगम्यता, भ्रंश, दरार है, जोड़ है आदि सब पे निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी हैं जैसे कि समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप ये भी प्रभावित करता है और साथ ही साथ जलवायु जो कि स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। और इन तीनों नियंत्रित कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का जो क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास होता है वो बाधित हो सकता है। इस अध्याय में आगे हम प्रत्येक भू आकृति के कारक जैसे प्रवाहित जल है, भौम जल है, हिमनद, तरंग और पवने, इनका सब संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। तो यह भी प्रस्तुत है कि इन कारकों द्वारा जो भूतलीय अपरदन है कैसे प्रभावित होता है, साथ ही साथ कुछ अपरदित व निक्षेपित स्थल रूपों का विकास भी प्रस्तुत किया गया है, तो इसका भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दिया है यहाँ पे प्रवाहित जल। देखिए जो प्रवाहित जल है आर्द्र प्रदेशों में जहाँ की अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। धरातल को प्रभावित करने वाला या वहाँ की भू आकृतियों को निर्धारण करने वाला सबसे प्रमुख कारक है प्रवाहित जल। इसके वहाँ की भू आकृतियों के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। साथ ही साथ प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक तो है धरातल पर परत के रूप में यानी जो धरातल सरफेस पे अर्थ सरफेस पे जो प्रवाहित हो रहा है, दूसरा होता है रैखिक प्रवाह जो कि घाटियों या नदियों में सरिताओं के रूप में बहता है। देखिए प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता यानी जो ढाल होता है वहाँ के स्थलाकृतियों का के अनुरूप बहती हुई नदियों की अक्रामक युवावस्था से भी संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो नदियां हैं उनका वेग भी कम हो जाता है। जब ढाल कम हो जाएगा तो वेग भी कम हो जाता है जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं क्योंकि अपने साथ जो अवसाद लाई रहती है उनको निक्षेपित कर देती हैं। लेकिन ये नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और जो तट है तटों का जो पार्श्व है वो अपरदन बढ़ जाता है। यानी अधोमुखी यानी जो निम्नवर्ती वो अपरदन करती है घाटी को गहरा करने का ये अब बंद हो जाता है क्योंकि ढाल भी कम हो जाता है तो वो कम हो जाता है। इसकी अपेक्षा किनारे के अपरदन बढ़ जाते हैं और जो घाटी है वो चौड़ी होने लगती है। तो इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं जब अपरदन का इस रूप तक पहुंच जाता है। तो आगे एक स्थलगत प्रवाह यानी ओवरलैंड जो फ्लो है परत अपरदन का कारण बनता है। ये परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहा कर लाए गए तलछटों के कारण छोटी और तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं और इन अवनालिकाओं को कालांतर में अधिक गहरी चौड़ी लंबाई में विकसित होकर एक दूसरे में समाहित होकर भी घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है जिससे अनियमितताएं जैसे कि जलप्रपात और सोपानी जलप्रपात आदि ये सब लुप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ मध्यम अवस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करने लगती हैं। घाटियों में भी पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में क्या होता है कि जो घाटियां होती हैं इनके किनारों की ढाल भी मंद हो जाता है अब पार्श्ववर्ती अपरदन की वजह से। तो इस प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते हैं। अंततः एक धीमे ढाल वाले यानी अब अपरदन हो रहा है तो फिर लास्ट में धीमा ढाल वाला उच्चावच निर्माण होता है जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। छोटे छोटे अवरोधी चट्टान उसमें अवशिष्ट होते हैं चट्टाने, इनको नाम दिया जाता है मोनोडनॉक कहा जाता है। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं और प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्थल रूप संबंधी विशेषताएं होती हैं। इसका अध्ययन देखने वाले हैं आगे। जैसे हमने पढ़ा है कि सभी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था यूथ यानी युवा अवस्था है। तो युवा अवस्था में हम देखेंगे किस प्रकार का अपरदन होता है, किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण प्रवाहित जल करता है।
देखिए यहाँ दिया हुआ है कि इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है और ये नदियाँ उथली और वी आकार की घाटी बनाती हैं। इनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित होते हैं। संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ-साथ पाए जाते हैं। इसमें जल विभाजक अधिक होते हैं, अधिक विस्तृत होते हैं। वो बहुत मतलब जो जल विभाजक होते हैं, उनकी चौड़ाई अधिक होती है। समतल होते हैं जिनमें दलदल व झीलें भी होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। वे विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है तो ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ पे अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात व छिपरिका यानी बहुत कठोर चट्टानें हैं। अपरदन द्वारा कटित, उसको अपरदन द्वारा क्या हो सकता है कि अपरदन के द्वारा वो कट नहीं पाते क्योंकि कठोर होगा तो वो ऐसे पड़ी रहती हैं। मान लीजिए नीचे की चट्टान है, यहाँ की चट्टान मुलायम कट के हट जाती है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ से अब जल धाराएं जो हैं इसके ऊपर से प्रवाहित होंगी और यहाँ पे हमें जलप्रपात का निर्माण दिखाई देता है। तो ये प्रभावित वहाँ की जो कठोरता है चट्टान की वो प्रभावित करता है। इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलेगी युवा अवस्था में। गार्ज, कैनियन ये सब देखने को मिलेंगे और ये भी अगर घाटी, क्योंकि इसमें हमें देखें तो मध्यवर्ती अपरदन करती है नदी तो घाटी को बहुत गहरा करने का प्रयास करती है इसमें, तो इसलिए हमें इसमें वी आकार की घाटी का निर्माण देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रौढ़ावस्था, मेच्योर स्टेज में क्या होता है। देखिए यहाँ दिया है कि इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है और सहायक नदियां भी आकर इसमें मिल जाती हैं। तो नदी क्या होती है, नदी घाटी वी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। इसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनी हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदी दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक अस्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व छिपरिकाएं भी इसमें लुप्त हो जाती हैं। वृद्धावस्था, हम ओल्ड स्टेज की बात करें तो ओल्ड स्टेज में क्या होगा। देखिए जो वृद्धावस्था, इसमें छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढालमंद होता है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाती हैं और विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं इसमें, जिनमें झील, दलदल पाए जाते हैं और अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे इसमें हो जाते हैं। वृद्धावस्था की ये विशेषताएं बता रहा है। आगे देखते हैं अपरदित स्थल रूप कौन कौन से बनते हैं। अपरदित मतलब अपरदन द्वारा, नदी द्वारा या जल प्रवाह के अपरदन द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं। तो पहले तो यहाँ पे देखिए दिया है घाटी। जो घाटी है ये अपरदन के द्वारा बनती हैं। जैसे घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत हो जाती हैं तो एक कटाव द्वारा बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये दिया है, देखिए कितने ये है होगेनेकल, ये तमिलनाडु का दिया है समीप, ये गार्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी। ये कावेरी नदी घाटी को दर्शा रहा है। इतनी गहरी देख रहे हैं, कितनी ऊंची और गहरी है ये कावेरी नदी घाटी, इससे वो प्रभावित होती है। आगे हम देखते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो जो है, कोलोराडो का गंभीरपुर विसर्प, कोलोराडो नदी है, कोलोराडो पठार पे जो प्रवाहित होती है ये इसका विसर्प है। और कैसे किस तरह से चट्टानों को काट करके ये इस तरह से इधर से आ रही है, चट्टानों को काट करके यहाँ पे विसर्प बनाकर ये प्रवाहित हो रही है घाटियों में, इस प्रकार की घाटी। तो ये सारे के सारे जो स्थल रूप देख पा रहे हैं ये सब के सब अपरदन जनित स्थल रूप हैं। आगे हम देखते हैं फिर अपरदन जनित और भी स्थल रूप आगे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है अवनालिकाओं में विकसित हो जाते हैं। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी होती जाती हैं और ये चौड़ी लंबी होकर के घाटियों का रूप धारण कर लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर दो घाटियां होती हैं, एक तो वी आकार की घाटी और फिर गार्ज और कैनियन। ये घाटियां इस आकार में हमें देखने को मिलेंगी। गार्ज जो होता है एक गहरी संकरी घाटी होती है जिसके दोनों पार्श्व बहुत तीव्र होते हैं, बहुत ढाल बहुत अधिक होता है, बहुत खड़े होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं। कैनियन का भी जो किनारे होते हैं भी काफी लंबवत ढाल वाले होते हैं और ये भी गार्ज की ही भांति होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैनियन जो होते हैं थोड़ा सा छोटे होते हैं। देखिए गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपर भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल के अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में जो कैनियन है गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ दिया है कि जैसे कैनियन का निर्माण प्रायः अवसारी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है। गार्ज कठोर चट्टानों से बनता है। इस तरह से ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड, इसका निर्माण भी कैसे होता है, अपरदन द्वारा ही, यानी
पॉट होल्स एंड प्लंग्स पूल्स। देखिए प्लंज पूल है तो इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें नदी तल में अपरदित छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े, छोटे छोटे गर्त जो होते हैं उसमें फंस करके वृत्ताकार रूप में घूमते हैं। यानी घाटी में आ रहा है कोई छोटा टुकड़ा है और वहां पे उसमें क्या होता है वो घूमने लगता है वृत्ताकार रूप में, और वैसे वो और गहरा होता जाता है, जिन्हें उसे ही हम कहते हैं जल गर्तिका। जैसे जल गर्तिका जैसे पॉट हॉल्स कहते हैं हम जल गर्तिका। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर उस पर कंकड़, पत्थर या गोलास इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाही जल के साथ घूमते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि और ज्यादा जैसे उसमें कंकड़ पत्थर मिलते जा रहे हैं और घूम रहा है तो धीरे धीरे उसका आकार और बढ़ता जाता है। यह गर्त फिर आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जहाँ पे जल गिरता है जलप्रपात के द्वारा। जो जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से भी हो जाता है, वो उसका निर्माण होता है। और जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अनामिक कुंड कहलाते हैं। जो जलप्रपात के नीचे जो बन रहा है, जैसे यहाँ पे जलप्रपात है तो यहाँ से जल गिर रहा है तो यहाँ पे कोई कंकड़ पत्थर आ जाता है, फिर यहाँ पे घूमते रहते हैं जलों के और उसमें जलों के साथ, तो फिर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं अनामित कुंड यानी प्लंज पूल। देखिए ये जो कुंड है इन कुंड को घाटियों की गहरा करने में सहायक होते हैं और अन्य स्थल रूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते स्वरूप हैं जो कि धीरे धीरे पीछे हटते हैं। जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाते हैं, यानी यही कह रहा है कि पीछे हटने लगते हैं, यानी फिर धीरे धीरे वो नदी काम करती है, फिर जो काटते जाएगा फिर धीरे धीरे ये भी पीछे हट जाता है और ये भी एक दिन समतल तल में बदल जाता है। जैसे यहाँ दिया है कि ऊपरी तल भी धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है, तो ये भी फिर एक दिन इसका भी अपवर्तन हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है अधःकर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प। इसमें देखते हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है कि तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं, और तीव्र नदी ढालों में भी जो पार्श्व होता है यानी उसका जो किनारे वाला भाग होता है यहाँ पे अपरदन अधिक नहीं होता है, लेकिन मंद ढालों पे बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं, नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लोग विकसित होते हैं और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं। ये प्राय नदी अपरदन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में ये गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गाढ़ जो कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक है जिन पर नदियां विकसित हुई हैं। नदी वेदिकाएं रिवर टेरेस, जो रिवर टेरेस होते हैं नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह है। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को भी दर्शाते हैं। यहाँ देखिए युग्मित वेदिकाएं यानी मतलब सात सात वेदिकाएं दोनों तरफ निर्मित होती है, उसे युग्मित वेदिकाएं कहते हैं। ये भी अपरदन द्वारा ही बनता है। ये अयुग्मित वेदिकाएं मतलब हम इसमें देख पा रहे हैं कि एक वेदिका इधर है तो एक वेदिका इधर भी है, इसके समानांतर भी इधर वेदिका है, यानी सबके जोड़े बने हुए हैं, युग्म में है। लेकिन इस वेदिका में देखें तो किसी का मेल नहीं है कि इस वेदिका के बराबर ये वेदिका है, तो इसे हम कहते हैं अयुग्मित वेदिकाएं। ये भी अपरदन द्वारा ही बनती हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए नदी के दोनों तरफ जो है समान ऊंचाई वाली हो सकती है वेदिकाएं, और इनके स्वरूप को युग्म हम पेयर्ड वेदिकाएं कहते हैं। जब नदी केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिका पाई जाती है तो दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो तो ऐसी वेदिकाओं को हम क्या कहेंगे, अयुग्मित अनपेयर्ड वेदिकाएं। अयुग्मित पेयर्ड, हाँ अयुग्मित वेदिकाएं जो होती हैं उन क्षेत्रों के धीमे भू उत्थान के द्योतक हैं और उन क्षेत्रों के तट जो है जलस्तर परिवर्तन की असंगति को भी दिखाते हैं, यानी उसमें जल परिवर्तन बहुत असंगत है। यानी जहाँ पे युग्मित है वहां पे जल क्या है सतत में एक समान मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, देखिए जल प्रवाह का कम होना, दूसरा है जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये कारण है।
फिर तीसरा दिया है विवर्तनिक कार्यों से भूत्थान, ये भी है। अगर नदियां तट के निकट आती हैं तो समुद्र तल में बदलाव आदि, ये सारे कारण हैं नदी वेदिकाओं के उत्पत्ति के। हमने इतने सारे देखे अपरदन के स्थल रूप, अपरदन द्वारा निर्मित स्थल रूप। अब हम देखेंगे निक्षेपित यानी निक्षेपण से किन किन स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले है जलोढ़ पंख। आइए देखते हैं जलोढ़ पंख का निर्माण किस तरह से होता है। देखिए, जब नदी जो है उच्च स्थलों से बहती हुई जब गिरिपथ यानी पर्वत के तटवर्ती नीचे उसके भाग में आती है तो उसका मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, तो जो जलोढ़ पंख का निर्माण वहां पे होता है। साधारणतः वहां पे थोड़ा ढाल कम हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नदभार होते हैं, जो अवसाद लेके आती है नदभार वहन करती है, और मंद ढालों पे आके नदियां यही भार वहन करने में असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि ढाल एक अवसादों को प्रभावित करने का तत्व होता है। तो जब ढाल कम होता है तो फिर वो भार वहन नहीं कर पाती हैं, फिर क्या करती हैं, ये शंकु के आकार में वहीं पे निक्षेपित कर देती हैं, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती हैं, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई स्थानों पर बढ़ भी जाती है, जिन्हें हम जल वितरिकाएं कहते हैं। यानी वहां से फिर वो विभाजित होकर के प्रवाहित होती है, क्योंकि वो अवसाद जमा हो जाते हैं बीच में, तो वहां से वितरिकाओं के रूप में वो उसमें से निकल आती हैं। आर्द्र प्रदेशों में हमें जलोढ़ पंख देखने को मिलेगा। यहाँ दिया है अमरनाथ जम्मू कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। यानी यहाँ पे ढाल कम हो रहा है, तो जैसे अवसादों का मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये बीच बीच में यहाँ पे अवसाद जमा हो गए, ऐसे अवसाद फिर किनारे वाले भाग में अवसाद जमा हो गए हैं, इस किनारे वाले भाग में अवसाद जमा, और नदी जलधारा क्या करेगी, अब ये अवसादों को जमा करके फिर यहाँ से धीरे धीरे इस मार्ग से निकल जाएगी, ऐसे वितरिका का निर्माण करते हुए। आगे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे दिया है कि प्रायः जो निम्न शंकु है की आकृति शीर्ष से पार तक मंद ढाल वाले होते हैं, और शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनते हैं। प्रमुख स्थलाकृति है निक्षेपण जनित डेल्टा। देखिए, डेल्टा जो है जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। मतलब आकृति ऐसी होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्थान भिन्न होता है। ये कहाँ निर्मित होते हैं, ये नदी द्वारा लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेरते हैं, जहाँ नदी का मुहाना होता है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है, और इनका जलोढ़ जो अस्थिरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट वो बारीक कण जैसे चीका मिट्टी हो गई, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की भी लंबाई बढ़ती जाती है, और डेल्टा सागर के अंत तक बढ़ता रहता है, अंदर तक बढ़ता रहता है। जैसे इस डेल्टा के निर्माण बहुत कारक है, यानी यहाँ पे नदभार अधिक हो, जल आयतन अधिक हो, अवसादों की मात्रा अधिक हो, फिर सागर जो लहरें हैं उनका थोड़ा स्थिर हो, सागर तट भी स्थिर हो, उन्मज्जित न निमज्जन की संभावना न हो, वरना फिर धस जाएगा तो फिर डेल्टा निर्माण बार बार वो अवरुद्ध होता रहेगा, रुक जाएगा, फिर अवसाद लाना पड़ेगा नदी को। तो हम इसके आकार देख पा रहे हैं कैसे डेल्टा लगभग त्रिभुजाकार आकार में देखने को मिलता है। ये बीच बीच में अवसाद है, और इन अवसादों को में रास्ता बनाते हुए वितरिकाओं के रूप में क्या होती है, नदी जलधारा प्रवाहित हो जाती है और सागर में जाके मिल जाती है। आगे यहाँ दिया है कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश के भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है। ये कृष्णा नदी के डेल्टा का ये चित्र इसमें दिखाया गया है। उसके बाद आता है निक्षेपण जनित में बाढ़ मैदान है, प्राकृतिक तटबंध व विसर्पी रोधिकाएं। जैसे जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं, और बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप होते हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के जो पदार्थ है पहले निक्षेपित हो जाते हैं, और इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी, गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में ये मिलते हैं। फिर इसी तरह इनका भी निक्षेपण आगे होता है। देखिए ये दिया है बाढ़, मतलब यहाँ पे देखिए तीनों चीजों को दिखाया गया, तीनों आकृतियों को। देखिए ये है बाढ़कृत मैदान, यानी इसके जो आसपास नदी घाटी के पास वाले क्षेत्र, ये क्या हो गया, बाढ़कृत मैदान है। इसमें नदभार या फिर अवसादों को उसमें लाए गए जलोढ़ को निक्षेपित किया गया रहता है। फिर ये विसर्प, ये जो नदी का जो मोड़ है, जो मोड़ के रूप में प्रवाहित होती हुई बहती है, तो ये इसको नदी का विसर्प कहते हैं। और ये देखिए प्राकृतिक तटबंध, यानी इस नदी घाटी के पास में जो ये लाए गए अवसादों को यहाँ भी
ये निक्षेपित जमा करता रहता है बार बार, फिर ये क्या होता है, ये ऊपर उठ जाता है। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध के रूप में ये हमें दिखाई देता है नदी घाटी के चारों तरफ भाग। ये हो गया हमारा प्राकृतिक तटबंध। ये तीनों स्थलाकृतियों को यहाँ पे दिखा दिया गया है। आगे हम देखते हैं, देखिए बाढ़ आने पर जो है पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाता है। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं और तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान हम कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, जैसे बाढ़ निक्षेप और सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्राय क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ जो मार्ग है धीरे धीरे वो भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग होते हैं उनमें से स्थूल जो पदार्थ होते हैं उसके जमा होते हैं, वो जमाव होता है उनका। और ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। तो ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें हम डेल्टा मैदान कहते हैं। यानी चिकनी मिट्टी, गाद मिट्टी वहां पे जो जमा होता रहता है तो उस मतलब डेल्टा वाले क्षेत्रों में, तो उसे हम डेल्टा मैदान कहते हैं। आगे हमने ऊपर इसका चित्र देखा है, ये प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिकाओं का। ये सब कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। बाढ़ के मैदान में ही प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिकाएं देखने को, बाढ़ के मैदान में हमें गोखुर झील भी देखने को मिलेगा। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पे पाए जाते हैं। ये तटबंध क्या करते हैं, नदियों के जो पासरों हैं, जो किनारे हैं, इसमें स्थूल पदार्थों के रैखिक या निम्न व समानांतर कटक के रूप में ये जमा होते हैं या पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पे कटे हुए भी होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पे फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पासरों तटों पे यानी किनारे वाले भागों में लंबे कटकों के रूप में ये जमा कर देता है। तो प्राकृतिक तटबंध जो होता है नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों पर निक्षेप नदी के दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। जब नदी का जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो ये क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती है। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जाने जाती हैं और नदी रोधिकाएं यानी पॉइंट बार जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी रोधिकाओं के नाम से। ये विसर्पी रोधिकाएं ये कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यही मियांडर्स बार बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाही जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों के निक्षेपण के कारण बनती हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है। इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो वहां विसर्प अवरोधिकाओं के मध्य तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं और इनमें नदी में इन क्रम प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि नदी अवरोधिकाएं उसके अवतल तट पर बनती हैं और अतः नदी के उत्तल तट पर अधिक अपरदन होता है। नदी विसर्प जो मियांडर हमने ऊपर देखा है अभी कि विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती हैं, क्योंकि अब प्रौढ़ावस्था के साथ साथ आते आते फिर ये और वृद्धावस्था में ये विसर्प में ही बहती हैं। बाढ़ व डेल्टा मैदानों के लूप जैसे चैनल विकसित हो जाते हैं, इन्हें हम विसर्प कहते हैं। विसर्प एक स्थल रूप न होकर के एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। आगे एक नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्न है, यानी किस कारण से निर्मित होते हैं। देखिए मंद ढाल पर बहते जल के तटों पर क्षैतिज यानी मंद ढाल, पहले तो मंद ढाल हो जाता है, इस कार्य विसर्प। देखिए ये दिया मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक का ये विसर्प लिया गया है। बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र, जिसमें कई क्षारण झीलें भी दिखाई दे रही हैं। क्षारण झील यानी गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक। हम इसमें देख पा रहे हैं ये है बूढ़ी गंडक नदी का ये दिया गया उपग्रह से, जैसे ये भी विसर्प कैसे बना करके प्रवाहित हो रही है इसमें। और क्षारण झील जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गोखुर झील, यहाँ पे एक देख पा रहे हैं गोखुर झील, यहाँ पे देख पा रहे हैं गोखुर झील। ये सब क्या है, गोखुर झील एक क्षारण झील या ऑक्सबो लेक है। देखिए आगे दिया है कि पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, फिर तटों पर जलोढ़ का अनियमित या असंख्य जमा होगा जिससे जल के दबाव या नदी पासरों का बढ़ना उसे विसर्प बनेगा। प्रवाही जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण होता है, इस वजह से भी कहीं न कहीं विसर्पों में योगदान देता है। यानी ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है, ऐसे ही नदी जल धाराएं भी विक्षेपित हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नदी विसर्प का रूप, यहाँ पे दिया हुआ ये विसर्पण हो गया नदी विसर्प।
यहीं पे अवसादों की मात्रा यहाँ पे क्या होती है अधिक होने लगती है फिर, तो इसको मार्ग को छोड़ करके इसको लंबी दूरी तय करना पड़ता है, तो फिर नदी यहाँ से डायरेक्ट कट करके फिर यहाँ से प्रवाहित होने लगती है और ये बच जाता है और फिर ये अवरुद्ध हो जाता है यहाँ से। तो ये फिर इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, क्योंकि बैल के क्या होता है उसका जो खुर होता है पैर उसके आकार का होता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है और इसे छाड़न झील भी कहा जाता है। इस प्रकार से इस सर्पों पे इनका निर्माण देखने को मिलेगा। आगे है कि जब चैनल की जो ढाल होती है तो ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी प्रवाह भी धीमा हो जाता है। जो पार्श्व है पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पे थोड़ी सी अनियमितताएं धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपरदित होता रहता है। अगर अगर अपरदन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं और जो अधिक अपरदन से तीव्र कगार यानी स्टीफ क्लिफ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है। विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पे अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झीलें फिर उस तरह से गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। देखिए जब इसी के साथ ही साथ इसी भागों में हमें गुम्फित यानी ब्रैडेड चैनल भी देखने को मिलेंगे। गुम्फित नदी यानी इसमें क्या होगा हम इसमें देखते हैं आगे। पहले देखिए यदि नदी जल प्रवाहित नदभार का निक्षेपण उसके मध्य भाग में हो यानी जो नदभार यानी जो उसके बीच अवसाद लाती है उसको अपने बीच में ही निक्षेपित कर दे नदी अपने मध्यवर्ती भाग में ही, तो उरोधिका के रूप में हो जाता है और तो नदी धारा दो शाखा में विभाजित हो जाती है और यह प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपरदन करता है। बीच में निक्षेपित हुआ किनारों से नदी दो जलधारा में विभाजित होकर प्रवाहित होती है, तो नदी घाटी की चौड़ाई फिर बढ़ने लगती है और जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जलोढ़ अधिक मात्रा में एक क्षैतिज अवरोध के रूप में एक द्वीप की भांति बीच में निक्षेपित हो जाते हैं तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाती है। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पे अपरदन तथा निक्षेपण आवश्यक है। यह जब नदी में जल की मात्रा कम या जलोढ़ अधिक हो जाए तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी लंबी अवरोधिकाओं का क्या होता है जमाव हो जाता है और नदी चैनल कई जल वितरिकाओं में बढ़ जाता है। जल प्रवाह की ये वितरिकाएं आपस में मिल जाती हैं और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार गुम्फित नदी प्रारूप का विकास होता है। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे बीच में अवसाद हो गया, जैसे ये भी देखिए आगे क्या दिया, ये कहाँ का लिया, ये भी गंडक नदी का ही है। ये सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाला उपग्रही चित्र है। तो यानी ऐसे होता है जैसे प्रवाहित हो रही है नदी, ये नदी कोई बह रही है और अवसादों की मात्रा अधिक हो गई तो क्या करेगी ऐसे बीच बीच में वहां पे जमा कर देगी, अवसादों की मात्रा बीच में जमा कर देगी और ऐसे ये बीच में द्वीप के रूप में हो जाते हैं और फिर ऐसे इसमें से नदी अपने मार्ग अपने मतलब धाराओं को यहाँ से पतली पतली धाराओं के रूप में निकल जाती है इनको इन नदभारों को इसमें जमाव करके। आगे हम देखते हैं ग्राउंड वाटर द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखिए जो भौम जल है यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। हम क्या देखेंगे, भौम जल को एक अपवर्तन कारक के रूप में इसमें अध्ययन करने वाले हैं। उसके द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है इसका वर्णन किया गया है। जब चट्टाने पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तृत तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना ये प्रारंभ हो जाता है। यानी जल का ये क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाही चट्टानों के अपरदन का कारण है। यानी भौम जल जहाँ पे अधिकतर ये वहां पे बनते हैं जहाँ पे चूना प्रधान क्षेत्र है, तो जल क्या होता है धरातल के नीचे पहुंच जाता है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन होते हैं और इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर या डोलोमाइट की हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित कर देता है। ये दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो गोलीकरण व एक अवक्षेपण। या तो चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ ये अंतराल संस्तृत पाई जाती हैं। किसी भी चूना पत्थर ने लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने
ऐसे स्थल रूपों को हम क्या कहते हैं? कास्ट। कास्ट टोपोलॉजी या कास्ट स्थलाकृति का नाम देते हैं। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर देखा गया है। मतलब वहाँ पे आधारित है, वहाँ पे इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई गई थी कास्ट क्षेत्र में। तो इसका नाम जितने भी पूरे विश्व में जितने भी चुनाव प्रधान क्षेत्र हैं वहाँ पे बने स्थलाकृतियों को हम क्या करते हैं? कास्ट स्थलाकृति से हम उसे संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं। पहले हम सबको पढ़ लेते हैं, ऊपर से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपरदन, जैसे इसके कास्ट स्थलाकृति में भूमिगत जल द्वारा अपर्दित स्थल रूप यानी अपरदन द्वारा जो जो स्थल रूप बनते हैं। यहाँ पे देखिए कुंड दिया है यानी पुल्स बनते हैं। पुल्स के साथ यहाँ पे घोल रंध्र यानी सिंकहोल, लैपिज एंड चूना पत्थर चबूतरे लाइमस्टोन पेवमेंट्स, इन सबको देखते हैं हम। देखिए चूना पत्थर चट्टानों के तल पे घुलन क्रिया द्वारा छोटे छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्द बन जाते हैं, जिनके विलय पे इन्हें विलय रंध्र कहते हैं। जब विलय हो जाता है तो यही घोल रंध्र कास्ट क्षेत्र में बहुत मात्रा में अधिक पाए जाते हैं। और घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति में होते हैं। इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से ये काफी बड़े बड़े हो सकते हैं, हेक्टेयर तक भी होते हैं। इनकी गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है, तो कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा हो चुका होता है। जैसे आइए यहाँ पे हम देखते हैं सब स्थलाकृतियों को दिया हुआ है। यहाँ पे दिया ये विलय रंध्र है, ये घोल रंध्र। ऐसे विलय रंध्र पहले होता है, फिर इसका आकार और बढ़ता जाता है। ये फिर क्या होता है, ये और चट्टाने घुल करके और गहरा हो जाता है। फिर निपाती रंध्र यानी पूरा ये चट्टान यहाँ ऊपर की टूट जाती है, ये टूटकर और ये फिर एक नीचे अंदर बहुत बड़ा गुफा का निर्माण करता है। घोल रंध्र देखिए यहाँ पे दिया है, स्पॉट हॉल यहाँ पे छोटे छोटे यानी जो चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं। और इनके क्या हम कह सकते हैं, जो चट्टाने काफी कमजोर होती हैं, यहाँ पे चूना प्रधान है तो जल इनसे रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट को वो कमजोर कर देता है और जल अंदर तक प्रवेश कर जाता है। तो ऊपर से हमें ऐसे कीपाकार आकृति में दिखाई देती हैं और अंदर जाके घोल रंध्र काफी कीपाकार लंबा हो सकता है। इस अंदर की आकृति स्ट्रक्चर ऐसा हमें देखने को मिलेगा इसमें। फिर ये देखिए यहाँ पे है गुफा स्तंभ, यानी जैसे जल नीचे प्रवेश किया। अब इससे भी प्रवेश करने के बाद भी भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां हमें देखने को मिल सकती हैं। जो ऊपर से प्रवाहित होकर ये चूना पत्थर ये जिसे घोलीकरण द्वारा चट्टाने पिघल करके और जब ये इस प्रकार की स्थलाकृति का रूप लेती है, पूरा ऊपर और नीचे दोनों जुड़ा रहता है, तो इसको हम कहते हैं स्तंभ नाम देते हैं। ये ऊपर से चट्टाने रिस कर आ रही है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे जमा हो जा रहा है, सिर्फ ऊपर ही लटक रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट, यानी इसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और यहाँ से फिर यहीं से भी प्रवाहित होकर ये बनता है, यानी यहाँ से ये क्या होता है, रिस करके नीचे जमता है और नीचे जमाव द्वारा ये क्या होता है, फिर ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेलग्माइट। स्टेलग्माइट हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला स्टेलेक्टाइट। और ये स्तंभ यानी दोनों जब ये मिल जाता है, मान लीजिए ये चल रहा है, फिर जब ये मिल गया दोनों, तो इसको हम कहेंगे स्तंभ। और इस प्रकार की स्थलाकृतियां होती है। गुफा मुख जैसे यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, इसे गुफा मुख कहा जाता है, यानी बहुत ये गुफा अंदर जाने पे इतना खाली स्थान है, या गुफा की तरह में दिखाई दे रहा है, तो इसे गुफा मुख कहेंगे। और ये देखिए घाटी सिंह के ज्वाला, जैसे यही घोल रंध्र है या फिर ये क्या हो रहा है, ये ध्वस्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो बड़े बड़े अंदर जो जल प्रवाहित हो रहा है ये फिर ऐसे दिखने लग जाता है, तो ये इस प्रकार से घाटी का निर्माण करते हैं, तो इसे हम युवाला या घाटी सिंक कहते हैं। ये सब के सब क्या है, अपरदन जनित ये स्थलाकृतियां हैं, ये बनते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बने जो कंदराएं हैं, इनकी छतें ध्वस्त हो जाती हैं, बड़े छिद्र ध्वस्त हो जाते हैं, ये रंध्र कहलाते हैं, कोलैप्सिंग के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। उसके बाद है जो ध्वस्त घोल रंध्र है, उनको डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों के पीछे घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। समांतर जो धरातलीय प्रवाहित जल होता है, घोल रंध्रों का विलय वह रंध्रों से गुजरता हुआ अंत भौमिक नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है।
जब घोलरंध्र डोलाइन इन कंदराओं के छत के गिरने से या पदार्थों का स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयां बनती हैं, जिन्हें हम घाटी रंध्र या वैली सिंक या ज्वाला कहते हैं। धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं। पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित, पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, उन्हें हम लेपेज यानी पतले पतले नुकीले जो कटक बीच में रह जाते हैं उनको लेपेज की संज्ञा दी जाती है। और इन कटकों का लेपेज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी तो लेपेज ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। केव हमने ऊपर देखा अभी, कंदराएं नहीं, ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, जैसे सैल हो या तो बालू पत्थर या क्वार्जाइट, तो इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हों, जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हों, वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिस्क का सैल संस्करण के साथ क्षैतिज अवस्था में बढ़ता है और इसी तल संस्करण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं। लंबे तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें हम कंदराएं कहते हैं। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है, जिससे कंदराएं सरिताएं बाहर निकलती हैं। तो ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों, सुरंग या टनल्स कहते हैं उनको हम। जैसे यहाँ पे ये स्थलाकृति जैसे दिया हुआ है। आगे जो निक्षेप जनित स्थलाकृति दिया, ऊपर हमने स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट देखा है, ये सब के सब स्थल जनित ही, निक्षेप जनित है। जैसे यहाँ पे दिया है, हमने ऊपर अभी पढ़ा है, यहाँ पे दिया स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ, यानी जो हमने ऊपर अभी समझा है। जैसे यहाँ पे एकदम स्थलाकृति, ये रियल चित्र लिया गया है जो वास्तव में होते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार की स्थलाकृतियां ये ऊपर से लटक रही हैं, ये सब के सब स्टेलेक्टाइट हो गए, नीचे वाले स्टेलेग्माइट हो गए। इस प्रकार से बन रहे हैं। यहाँ पे विशाल विशाल कंदराएं होंगी इसके बीच में। आगे देखें, यहाँ दिया है कि इन्हीं जो कंदराएं होती हैं, कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले जो चूना मिश्रित जल से बनते हैं, ये स्टेलेक्टाइट ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के चपटे तस्तरनुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटरनुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं और विभिन्न मोटाई के स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बन जाते हैं। आगे जो स्थलाकृति है हिमनद द्वारा, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हिमनद के बाद फिर वायु अपरदन द्वारा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।